तो मेरे बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। द नेम्ड इज सर्कुलर मोशन। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन बेसिकली होती क्या है और सर्कुलर मोशन ये कंप्लीटली मोस्टली ये जो चैप्टर है रिलेट करता है चैप्टर नंबर 3 से। जैसे आपने वहां पे डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। वहां पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ा था, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ लेंगे। वहां पे आपने रिव्यू ऑफ इक्वेशंस पढ़ा था, इधर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोस्टली काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो उन लीनियर मोशन को अब हम रिलेट करने वाले हैं सर्कुलर मोशन में। अब आपने सर्कुलर मोशन की एक कॉमन सी डेफिनेशन क्या पढ़ रखी है? आपने ये पढ़ रखी है सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर जो वर्ड निकला है जी सर्कल से निकला है और मोशन मूवमेंट होती है। अब मूवमेंट किसकी होगी भाई? मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहां? इन अ सर्कल। इन अ सर्कल या यू कैन से इन अ सर्कुलर ट्रैक। किसी सर्कुलर ट्रैक में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, ये कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं भाई कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो कि सर्कल में मूव कर रहा हो। ये कॉमन डेफिनेशन है भाई। कोई ऑब्जेक्ट दायरे में मूव कर रहा हो तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। लेकिन आज हम आपको एक नया कांसेप्ट देने वाले हैं भाई। बेसिकली सर्कुलर मोशन ये भी होती है जिसको आपने स्टडी करना है, मोशन को स्टडी करना है। अब इसके लिए आप कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं। पीस ऑफ स्टोन इज बाइंडिंग विद अ रोप। आप क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन द सेंट्रल पॉइंट, बट द पीस ऑफ स्टोन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। वो जो पीस ऑफ स्टोन होता है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। द मोशन ऑफ दैट स्टोन, द मोशन ऑफ दैट स्टोन इज अ सर्कुलर मोशन। पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, उस स्टोन की जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। एग्जांपल ये देखें जरा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ये सर्कल हमने ऐसे कंसीडर कर लिया, लेकिन ये सेंट्रल पॉइंट और ये आपके पास एक रोप है। रोप के साथ आपने किसको बांधा हुआ है जी? एक मैश को। ठीक हो गया। हम फोर्स इधर अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट कहां जाता है? अब देखो लीनियरली हमने फोर्स लगाई, इसकी मोशन कोशिश ये होती है अभी मैं सीधा जाऊं, ये इधर जाऊं, लेकिन इधर जा नहीं पाता। इस रोप की वजह से ऑब्जेक्ट यहां आया, ठीक हो गया। फिर यहां से ऑब्जेक्ट यहां आया, ठीक हो गया। ये देखिए, अब ये जो ऑब्जेक्ट की मोशन है वो कौन से पाथ में है? सर्कुलर पाथ में। कौन से पाथ में है? सर्कुलर। तो हम क्या कहते हैं? इस स्टोन की जो मोशन है, ये जो मोशन है, इसको सर्कुलर मोशन का नाम दे दिया। एक काम बात, ठीक है। या कोई एक टॉय ले लें जिसका ट्रैक इस तरह से हो, सर्कुलर ट्रैक, वो उसके ऊपर मूव कर रहा हो तो वो उसकी सर्कुलर मोशन हो गई। लेकिन अब हम पढ़ते हैं जरा सर्कुलर मोशन को रिलेट करता है एंगुलर मोशन से। जरा समझिएगा। ये सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सेंट्रल पॉइंट के डिस्टेंस को आप क्या कहते हो भाई? आर। अब यहां पर भी आर, इधर भी आर, इधर भी आर, इधर भी आर। हर पॉइंट पर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट सेम कवर कर रहा है। हर पॉइंट पर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट कौन सा कवर कर रहा है? सेम। भाई इधर भी आर कर रहा है, इधर भी आर कर रहा है, इधर भी आर कर रहा है। अभी हम सिर्फ रेडियस के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको एंगल के हिसाब से जरा देखिएगा। अब यही सर्कल है, यही सर्कल। अब जिसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अगर मैं कहता हूं दो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला, ठीक है। इन दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस, इन दो के दरमियान का डिस्टेंस, इन दो के दरमियान का डिस्टेंस, हर दो पॉइंट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो सेम है। क्या हो गया भाई? सेम हो गया। ये वाला ये डिस्टेंस क्या हो गया भाई? सेम हो गया। अगर आप इसको भी नहीं देख रहे तो आप इसको ये देखें, सेंटर से यहां तक ये आर, सेंटर से यहां तक ये आर, सेंट्रल पॉइंट को बना दिया आपने क्या? फिक्स्ड पॉइंट। क्या बना दिया? फिक्स्ड पॉइंट। अब आप ये कहते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग, आप यूं लिखें, इफ एन ऑब्जेक्ट क्या करें? ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, देखो यहां से यहां तक। इफ एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग, क्या कवर कर रहा है? द सेम डिस्टेंस। इफ एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग द सेम डिस्टेंस या सेम डिस्प्लेसमेंट भी आप कह सकते हैं। सेम डिस्प्लेसमेंट कहां से? फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट क्या करता है? अगर सेम डिस्टेंस कवर करता है, एक फिक्स्ड पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अगर सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो आप उस ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या कहते हैं मेरा बेटा?
ऑब्जेक्ट कौन सी मोशन में है? सर्कुलर मोशन में है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, उसको आपने किस चीज का नाम दे दिया जी? सर्कुलर मोशन का नाम दे दिया। अब सर्कुलर मोशन की काफी सारी एग्जांपल हैं, जैसे ये बताया अ पीस ऑफ स्टोन इज बाइंडिंग विद अ रोप, ये जो अपना सन है, सन इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक अराउंड द अर्थ, ठीक हो गया ना। इसी तरह से कब मून भी मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है। मोशन ऑफ सीडी जो हो गई वो भी सर्कुलर ट्रैक में हो गई, या एक टॉय व्हिच इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, वो भी मोशन कौन सी हो जाएगी? सर्कुलर ट्रैक की। सर्कुलर मोशन समझ आया? हमने जो स्टडी करना है, हमने ये स्टडी करना है कि फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। अब इस चीज को जरा स्टडी करते हैं, जिसको सबसे पहले जो इसका टॉपिक आता है इस चीज को स्टडी करने के लिए वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जरा देखिएगा, ये मजीद आपको यहां से क्लियर होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैं आपके सामने दो सर्कल बना रहा हूं, देखें। एक सर्कल होता है इस टाइप का, ये जैसे ही है, ये इस टाइप का सर्कल होता है, और एक सर्कल होता है ये इस टाइप का, ये इस टाइप। अब इस सर्कल में और इस सर्कल में अ स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन देम। इसको मैं लेता हूं 2 डायमेंशन पे और इसको लेता हूं मैं 3 डायमेंशन पे, ठीक हो गया। होता सर्कल है। अब देखिए, एक ये सर्कल हो गया, ठीक, और एक ये वाला सर्कल हो गया, ठीक हो गया। अब ये जो ये वाला सर्कल है ये 3 डायमेंशन पे, और ये वाला जो सर्कल है ये 2 डायमेंशन पे। पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा जरा देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये देखें, ये यहां से आपने क्या किया, मैं एक बात बता दूं, जब 3 डायमेंशन पे सर्कल लोगे ऑलवेज z को आपने डायरेक्शन के लिए फिक्स कर देना है। इन अ 3 डायमेंशनल स्केल सिस्टम पे आपने z को डायरेक्शन के लिए क्या कर देना है? फिक्स कर देना है। बाकी के जो दो कंपोनेंट है x एंड y, y को x एंड y कर सकते हैं, लेकिन z को किसके लिए रखना है? स्पेसिफाई करना है डायरेक्शन के लिए। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, ये यहां पर एक कंपोनेंट ले लिए जिसको आप z का नाम दे रहे हैं। ये आपके पास, इसको आप x कह दो या इसको आप y कह दो, कोई इशू नहीं है, सही हो गया। ये हो गया ओरिजिन फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा, ये हो गया आपके पास x, और ये आपके पास क्या हो गया? ये वाला हो गया y, और वो z फिक्स है। किसके लिए फिक्स है जी? वो डायरेक्शन के लिए फिक्स है। अब इसको आपने ऐसे लिया हुआ था, अब यूं करते हैं, इसको पकड़ के यूं ले आते हैं। जब यूं ले आते हैं तो सर्कल की मोशन कैसे बन जाएगी? डायरेक्शन कैसे बन जाएगी? ऐसी बन जाएगी। अब जरा देखिएगा, आपने क्या किया, एक पीस ऑफ स्टोन को ये यहां बांधा हुआ है जी इस पॉइंट पर, इसका पॉइंट को नाम दे रहे हैं P1 का। आप क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, मतलब इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं, और मूव करवा के आप ले आए इस ऑब्जेक्ट को एट अ पॉइंट P2 पर ले आए। चलें जी, अब हमने कहा ये वाला डिस्टेंस और ये वाला भी डिस्टेंस, और अब इसके दरमियान कोई ना कोई एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? एंगल बन रहा है, उसका नाम दे दिया आपने थीटा का। अच्छा, एक और बात, अब ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है इसको आप बोलते हो आर्क लेंथ। क्या बोलते हो भाई? आर्क लेंथ। ये है आर्क लेंथ, जिसको आप डेल एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक क्या हो चुका है जी? डिस्प्लेस हो चुका है। एक बात मान ली। अच्छा जी, अब ये मोशन देख लिया आपने, इसको रिलेट करने वाला हूं किससे मैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब पहले तो आप डिस्प्लेसमेंट को देखो। आप डिस्प्लेसमेंट में क्या कहते हो भाई? चेंज इन पोजीशन, ठीक है, जरूरी है ये बात। और चेंज इन पोजीशन कैसा होना चाहिए भाई? ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड है कहां से निकला? डिस्प्लेस से, और डिस्प्लेस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट क्या करे? अपनी पोजीशन को चेंज करे, चेंज इन पोजीशन लाए, एक बार। और दूसरा, जिसमें चेंज इन पोजीशन तो लाए भाई कैसे? इन अ लीनियर डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट तो ऑलवेज लीनियर होता है, तो मतलब लीनियर होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। यहां पर तो सर आपकी एक बात फुलफिल हो रही है, ऑब्जेक्ट ने पोजीशन तो चेंज कर ली, लेकिन ऑब्जेक्ट ने लीनियर डायरेक्शन में पोजीशन चेंज नहीं की। ऑब्जेक्ट ने तो ये कर्व लाइन बनाई है जिसको आपने आर्क लेंथ का नाम दिया है। इट कैन बी डिस्टेंस, इट नॉट अ डिस्प्लेसमेंट। तो भाई आते हैं आपकी बात पे ही आते हैं। अब ये बात हमें पता है डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट ने पोजीशन को चेंज करना है, और भाई किस लिहाज से चेंज करना है? लीनियर डायरेक्शन में। अब मैं क्या करने वाला हूं? अब मैं ये करने वाला हूं भाई, ये जो मेरा सर्कल है ना भाई, ये सर्कल, ठीक हो गया, ये सेंटर। आप क्या कर रहे हैं? इस सर्कल को जरा ये बना लेते हैं, ये 2 डायमेंशनल। ये देखिए, आप इस सर्कल को मेरा बेटा
क्या कर रहे हैं, इस सर्कल के जितने हिस्से बनते थे आपने बना डाले। अब मैक्सिमम इस सर्कल के कितने हिस्से बनते हैं वो भी हम आपको बताते हैं जी। कितने बनते हैं, 360 बनते हैं। कितने बनते हैं जी, 360। अब जरा देखिएगा, आपने लेट कर लो। अब 360 कैसे बनते हैं भाई, सर्कुलर होता है, ये ओरिजिन 0 होता है। यहां पर जब 2 डायमेंशन था, एक इधर था x और इधर था x प्राइम, एक होता है y, एक होता है y प्राइम। 0 से चलते हो कहां आते हो, 90 पे, 90 से कहां पे, 180 पे, 180 से कहां से 270 पे, और यहां कहां पहुंचे, 360 पे। मतलब जब एक चक्कर सरकमफ्रेंस का कंप्लीट होता है तो भाई वो कितना एंगल कवर कर चुका होता है भाई, 360। आपने क्या किया, आपने इस पूरे सर्कल को भाई कितने हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, 360। लेट कर लिया भाई, सपोज कर लिया, ये जो है ये कितने हिस्सों में कन्वर्ट है, 360। अब जरा देखिएगा, अब हम क्या करते हैं भाई, ये देखें, एक पॉइंट ये ले लिया P1, ठीक हो गया भाई, और दूसरा यहां से एक पॉइंट ले लिया, कौन से वाला, P2। अब जरा देखिए, इन दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है लीनियर डायरेक्शन में है कि नहीं है। ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज भी कर चुका है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो कौन सी डायरेक्शन में है भाई, लीनियर में। शॉर्टेस्ट हो गया, वो छोटा हो गया। और देखिए जरा, इन दो के दरमियान कोई ना कोई एंगल भी बन रहा है। अब उसके लिहाज से आप क्या कहते हैं भाई, एंगल तो बन रहा है, तो एंगल जब बन रहा है तो एंगल के लिहाज से क्या बना, एंगुलर। और पॉइंट के डिस्प्लेस होने से लीनियर डायरेक्शन में क्या कवर कर लिया, डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट को आप किसका नाम देते हो भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसका नाम देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एक और बात, ऑब्जेक्ट का मूव कर रहा है सर्कल के सरकमफ्रेंस में। अच्छा भाई, पॉइंट P1 से पॉइंट P2 पे गया, टाइम तो लगा ना भाई, टाइम लगा ना। तो मतलब अब आप इसकी डेफिनेशन अगर क्या करना चाहें, आप ये करना चाहें, इफ एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग। अब देखिए एक और बात मैंने बात की थी, कवरिंग द सेम डिस्टेंस या सेम डिस्प्लेसमेंट। अब जरा देखिए, हमने अपने सर्कल को कितने हिस्सों में किया, 360, और 360 तो बराबर के होते हैं। हर दो के दरमियान का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम। हर दो के दरमियान का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, सेम। मतलब ये जो बात है, इसमें जो ऑब्जेक्ट यहां से इधर मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट सेम, डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है। तो ऐसी मोशन को सर्कुलर मोशन, जब आप उसको एंगल के लिहाज से डिस्कस करेंगे तो हम क्या कहते हैं भाई, वो जो दो पॉइंट है ना, सिर्फ 2 पॉइंट, सारी मोशन नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के दरमियान का जो डिस्प्लेसमेंट है भाई, विद रिस्पेक्ट टू एंगल है जी, और टाइम भी लग रहा है, और काम मूव कर रहा है भाई सर्कल के सरकमफ्रेंस में भी, तो उसको आप क्या कहते हो भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग द, अब सेम का वर्ड ना लगाएं, इज कवरिंग द डिस्प्लेसमेंट from a fixed point in a circle with respect to time interval, now it will be to be considered like a angular displacement। आप इसको फिर क्या कंसीडर करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे। अब देखें, इसको जूम कर दिया भाई, ये जूम करके आपको ये दिखा दिया, पॉइंट क्लियर। अब ये जूम करके दिखाया, अब ये थीटा था तो भाई थीटा बन गया, और ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट के दरमियान का। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक हो गया भाई। अच्छा भाई, ये यहां से यहां तक कवर हो गया, ठीक है। आपने एक इक्वेशन पढ़ रखी थी 10th क्लास मैथ में, L इज इक्वल टू R थीटा, ठीक है। अगर हम यहां से थीटा को निकालें तो क्या निकलेगा, L ओवर R। अब खैर हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगल को डिस्कस कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट किसके साथ ले रहे हैं, एंगल के साथ। तो मतलब अगर मैं एंगल को निकालना चाहूं तो आप क्या लगाते हैं भाई, एंगल डायरेक्शन डायमेंशन निकालने के लिए आप लोग क्या यूज करते हो, tan थीटा। अब tan थीटा लगाओ, tan किसके बराबर होता है, sin ओवर cos। मैथ में पढ़ रखा है, थीटा के बिल्कुल सामने साइन होता है, थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है, पढ़ा हुआ है ना राइट ट्रायंगल में, थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर, थीटा के नीचे बेस। अब लगाओ जरा, ये थीटा हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया जी, बेस। लगा दे, थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन डेल एस, ओवर क्या हो गया, बेस। बेस आपके पास क्या है जी, आर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या निकला, एस ओवर आर। फार्मूला आपने पढ़ रखा था, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, मैथ में पढ़ा हुआ है। बस अब एल की जगह यहां पे क्या लग गया है, एस। एल की जगह क्या लग गया भाई, एस। पॉइंट क्लियर हो गया। तो मतलब आपने जो थीटा निकाला, थीटा क्या निकाला, एस ओवर आर।
ये कौन सा थीटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अब थोड़ा सा फर्दर आगे चलते हैं। ये क्यों बनाया? डायरेक्शन बताने के लिए। अब आपको डायरेक्शन बताते हैं। डायरेक्शन से पहले एक और मजे की बात बताते चलें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। कोई बंदा आपसे पूछ ले, हाँ भाई व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आपने डायरेक्टली बताना है भाई इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। व्हाई? बिकॉज़ इट इज अ रेशियो बिटवीन सेम थिंग्स। S will be also measured in meter, R will be also measured in meter, meter will be cancelled by meter, so it has no dimension, but it has the unit. इसका यूनिट होता है, यूनिट की डायमेंशन नहीं होती। पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा अब जरा देखिए, डायरेक्शन बताते हैं पहले। अब जरा देखिएगा, आपने वो सर्कल ले लो, ऐसे ले लिया, ठीक है भाई। अब सर्कल का एरिया वर्टिकली n यूनिट वेक्टर इसी तरह होगा, इसी तरह होगा। अब इसका n यूनिट वेक्टर कहां होगा भाई? वर्टिकली आउट, इसका बाहर, और इसका कहां होगा? क्या हुआ? तो हम इसको डायरेक्शन को डिस्कस कर रहे थे, जरा देखिएगा। अब हमने सर्कल ले लिया ये वाला, और n यूनिट वेक्टर हमने कहा था कहां होता है? वर्टिकली अपवर्ड। चलो जी, आपने कहा था z को हमने रखना है कैसे? सिर्फ डायरेक्शन के लिए, ठीक हो गया। अब ये अपना राइट हैंड लें, ये राइट हैंड का थंब लिया। अब थंब z को रखा था डायरेक्शन के लिए, तो थंब किसको बताएगा? डायरेक्शन। और ये कर्ल ऑफ द फिंगर क्या बता रही है? कर्ल ऑफ द फिंगर भाई ये बता रही है ये जो ऑब्जेक्ट है कहां मूव कर रहा है? सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट जी ये यहां पर है, और कुछ देर के बाद ये यहां पहुंचा, कुछ देर के बाद ये इधर आ गया, और फिर ये यहां आ गया। अब ये मूव कर रहा है, तो ग्रास्प ऑफ द फिंगर्स, ग्रास्प ऑफ द फिंगर्स क्या बता रही हैं? कर्लिंग द फिंगर्स, डायरेक्शन ऑफ इंडिकेट द body which is moving in a circular track, and thumb indicate the direction, thumb indicate the direction. पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, एक और बात देखें, ऑब्जेक्ट जब इस तरह मूव कर रहा है ना, इस तरह, तो ऑब्जेक्ट की रोटेशन ये होगी। ऑब्जेक्ट की रोटेशन कैसे होगी? ये, और ये रोटेशन जरा देखिएगा, ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। कौन से वाली है? एंटी क्लॉकवाइज। और एक और बात बताते चले, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज पर क्या होगा जी? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। और एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, या इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, और क्लॉकवाइज पर ये क्या होगा भाई? नेगेटिव होगा। क्या होगा भाई? नेगेटिव। अच्छा, जरा आपको बताते हैं कैसे होगा। तो ये यहां पर आपके पास x, ये x प्राइम, y एंड y प्राइम। तो जरा देखिएगा, x से जब आप इधर आते हैं ये सारा पॉजिटिव, ये वाला भी सारा पॉजिटिव, और x से जब डाउनवर्ड आ रहे हैं तो नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, और इधर भी सारा नेगेटिव। तो देखिए जब उल्टा चलते हैं ऐसे तो वैल्यू पॉजिटिव, और जब नीचे की तरफ से आते हैं क्लॉकवाइज तो वैल्यू नेगेटिव। समझे? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब ऊपर से आएगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो पॉजिटिव, और जब क्लॉकवाइज आएगा तो नेगेटिव। ठीक हो गया जी। अब जरा चले आते हैं इसके यूनिट्स की तरफ। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई एक यूनिट नहीं होता। पहला यूनिट रेडियन होता है। जरा रेडियन को एक्सप्लेन करते हैं, रेडियन को एक्सप्लेन करते हैं। अब रेडियन के लिए आपके माइंड में एक बात होनी चाहिए, आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी रेडियन को डिस्कस किया हुआ है। तो रेडियन इज अ 2 डायमेंशनल एंगल होता है जी, प्लेन एंगल होता है जी, सर्कुलर शेप के लिए इस्तेमाल होता है, और इसको आरएडी से रिप्रेजेंट करते हैं। जरा देखिएगा, इसको डिफाइन कर रहे हैं। अब डिफाइन कैसे करेंगे? देखिएगा, ये आपके पास एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस, ऑब्जेक्ट पॉइंट P1 से चला P2 पे गया, और उसने ये आर्क लेंथ का डिस्टेंस कवर किया। अब रेडियन के लिए आप क्या करेंगे? रेडियन के लिए, अब रेडियन के लिए आप क्या कहेंगे भाई? अगर इसकी लेंथ 1 मीटर है, इसकी लेंथ भी कितनी हो? 1 मीटर, तो जो डिस्टेंस कवर हो वो भी कितना कवर हो भाई? 1 मीटर। अब एक बात, अब अगली बात, ये किस में है? सर्कल में है। दूसरी बात, क्या कर रहा है? इसका रेडियस सेंटर से सरकमफ्रेंस को कट कर रहा है। तीसरी बात, कवर क्या कर रहा है? आर्क लेंथ। अब इसको डेफिनेशन में लिखो। डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? द एंगल व्हिच इज सबटेंडेड बिटवीन दी
टू रेडियई, दो रेडियई के दरमियान है, द एंगल व्हिच इज सबटेंडेड बिटवीन दी टू रेडियई, किसके दो रेडियई, ऑफ अ सर्कल, उसके बाद व्हिच कट ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, उसके बाद इट्स आर्क लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस, इस आर्क लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। तो इसको आप क्या कह देंगे भाई, रेडियन का नाम दे देंगे। द एंगल व्हिच इज सबटेंडेड बिटवीन द टू रेडियई ऑफ द सर्कल व्हिच कट ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस एंड इट्स आर्क लेंथ शुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। इसको आप किस चीज का नाम देते हैं जी, रेडियन। रेडियन क्लियर हो गया, रेडियन क्लियर हो गया। चलेंगे रेडियन के बाद चले आते हैं इसका दूसरा क्या है, रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन क्या होता है, चक्कर होता है। क्या होता है भाई, चक्कर। अब चक्कर कैसे भाई, अब ऑब्जेक्ट यहां से चला था और ये घूम के दोबारा इधर पहुंचा। पॉइंट क्लियर हुआ, तो मतलब उसने अपना एक चक्कर मुकम्मल किया। पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा एक और बात, हाँ जी, हम इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन अ बॉडी कंप्लीट इट्स राउंड ट्रिप इन अ सर्कुलर पाथ, जब एक बॉडी अपना सर्कुलर पाथ पर एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है, उसको आप किस चीज का नाम देते हैं जी, वन रेवोल्यूशन। रेडियन को RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए शर्त क्या है, इसमें जो डिस्टेंस होना चाहिए वो रेडियस के इक्वल होना चाहिए। बात समझे। अच्छा अब ये क्या है, वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन एक चक्कर, वन रेवोल्यूशन का एक चक्कर कितने के बराबर है जी, 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है ना, एक एक करके काउंट करो, 360 आ गया ना, तो मतलब वो कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री। अब जरा देखिएगा डिग्री क्या होता है, डिग्री, हाँ जी, अब ये डिग्री वो वाली डिग्री नहीं है, जो BSc के बाद मिलती है। ये डिग्री कौन से वाला डिग्री है कि आप अपने सर्कल को 360 हिस्सों में कर दो डिवाइड, बराबर में कर दिया डिवाइड। करने के बाद क्या होगा, द एंगल व्हिच इज बिटवीन द टू रेडियई, व्हिच इज बिटवीन द टू रेडियई, वो जो छोटा सा एंगल बनेगा दो रेडियई के दरमियान, उसको आप किसका नाम देंगे भाई, डिग्री का नाम देंगे। किस तरह, द होल सर्कल इज टू बी डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स एंड द एंगल व्हिच इज सबटेंडेड बिटवीन द टू रेडियई, वो जो छोटे छोटे से दो रेडियई होंगे उनके दरमियान जो एंगल लाई कर रहा होगा, उसका किसका नाम देंगे जी, डिग्री का नाम देंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। अब डिग्री, रेवोल्यूशन और रेडियन क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक और बात, इसमें जो डिस्टेंस होगा ना, डिग्री में जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन r होगा। देखो भाई r तो बड़ा है, समझे, लेकिन वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना कवर कर रहा है, छोटा सा नीकू सा कवर कर रहा है, तो हमने लगा दिया s लेस देन r या r ग्रेटर देन भाई s। लेकिन इसमें r किसके बराबर होना चाहिए, s के, तो क्या बनेगा, रेडियन। और इसमें अगर छोटा हो जाएगा, s छोटा हो जाएगा r से, तो डिग्री, या r बड़ा हो जाएगा s से, तो भी क्या हो जाएगा जी, डिग्री। पॉइंट क्लियर हो गया। खैर ये एक जनरल सा कांसेप्ट था। अब आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। वो कहता है प्रूफ करें। क्या प्रूफ करना है जी, आपने ये प्रूफ करना है 1 रेडियन इज इक्वल टू आपने 57.3 डिग्री पे प्रूफ करना है। भाई ये इसके बराबर किस तरीके से, जरा देखते हैं। अब यूं है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, लेट कर लिया, सपोज कर लिया ना, ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम द पॉइंट P1, ठीक है, एंड कवर्स द डिस्टेंस del s आफ्टर रीचिंग द पॉइंट P2। जब वो P2 पे पहुंचा तो उसने del s डिस्टेंस कवर कर लिया, हम मानते हैं। तो उसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू del s ओवर r। ठीक हो गया। अब हम यूं करते हैं कि ऑब्जेक्ट को इतना सा मूव नहीं करवाया, हम ऑब्जेक्ट को कहते हैं चल भाई तू सारा मूव कर। जब वो सारा मूव करेगा तो मतलब एक चक्कर मार लेगा, है ना भाई, तो उसका जो डिस्टेंस ये इन दो के दरमियान था, ये अब नहीं रहेगा, ये यहां से यहां तक। पॉइंट क्लियर हो गया। उसने पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस का चक्कर लगाया है, पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस का क्या लगाया, चक्कर। तो मतलब उसने जो डिस्टेंस कवर किया s इज इक्वल टू 2 पाई r किया। वजह भाई सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई r के। सर्कल का सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई r। और ऑब्जेक्ट को हमने यहां से चलाना शुरू किया, वो यूं चलता हुआ आया और यहां पर पहुंच गया। पॉइंट क्लियर है जी, पॉइंट क्लियर है। अच्छा जी, अब यूं है कि s इज इक्वल टू 2 पाई r तो कवर हो गया, हाँ जी हो गया। हम s की जगह लगा देते हैं भाई, ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस का किया, ये खाता खत्म।
अब ये जो थीटा है ये 2 पाई r जो हमने यहाँ पे लगाया ये अब थीटा नहीं आएगा। अब जरा देखिए क्या आएगा यहाँ पर, जरा देखिएगा उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, एक चक्कर। एक चक्कर मीन उसने क्या लगाया, 1 रेवोल्यूशन, है ना भाई, उसने क्या लगाया 1 रेवोल्यूशन। तो मतलब थीटा की जगह क्या लगेगा यहाँ पर 1 रेवोल्यूशन। बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर हो रही है भाई। उसने ये देखिए यहां से चलना शुरू किया, ये पूरा चक्कर लगाया, तो चक्कर में मतलब उसने h = 2 पाई r डिस्टेंस कवर किया। हम जानते हैं जब एक चक्कर लगता है तो वो 1 रेवोल्यूशन होता है, और 1 रेवोल्यूशन कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे थीटा लगाया भाई, वो जो है एक चक्कर लगा क्या है, तो वो चक्कर कितने के बराबर है, 1 रेवोल्यूशन = 2 पाई r। r से r क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिएगा जरा यहाँ पर लिख देते हैं 1 रेवोल्यूशन = कितने के बराबर है, 360 डिग्री। ठीक है, आगे आपके पास क्या आ रहा है, 2 पाई, यही आ रहा है, 2 पाई आ रहा है। अच्छा, हमने एक बात तो क्लियर है भाई, चलो एक साइड तो निकल आई रेडियन, सॉरी डिग्री निकल आया है ना भाई, डिग्री निकल आया ना, एक साइड निकला है, दूसरी नहीं है, दूसरी नहीं है ना, तो 2 पाई रेडियन। अब रेडियन निकालना मैं यूं करता हूं अपनी मर्जी से भाई, इधर भी 1 से और इधर भी 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इसको नाम दे देता हूं 1 रेडियन का। किसका नाम दे देता हूं, 1 रेडियन का। अच्छा जरा देखिएगा 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, कोई इशू बनता है नहीं। 360 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, कोई इशू बनता है नहीं। इसको फिर वैसे लिख दिया 360 डिग्री। ये हो रहा था मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब यहां पर हो जाएगा डिवाइड, तो यहां पर क्या रह जाएगा, 1 रेडियन। अब वैल्यू पाई वाली वो 180 नहीं लगा देना, 180 लगाया तो खाता गुल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या करना, 360 डिग्री 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या लगानी, 3.141 रेडियन। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते तो आंसर क्या आ जाता है, 1 रेडियन = 57.3 डिग्री। क्लियर हो गया जी। जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 रेडियन = 57.3 डिग्री। पॉइंट क्लियर हो गया जी। चलो अब एक और सवाल आपसे करते हैं। सवाल ये है, अब कार का टायर होता है ना, कार का टायर, कार का जब टायर मूव कर रहा होता है, जरा देखिएगा ये एक पॉइंट पर, ये दूसरे पॉइंट पर, ये सेंटर, ठीक हो गया। अब ये सेंटर से ये वाला भी रेडियस और ये वाला भी रेडियस, ये पॉइंट ए पर था, अब कहां पहुंचा, पॉइंट बी पर। मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं ताकि आप मुझे इजीली बता सके, ठीक है ना। अब आपको पता है ये किस तरह मूव कर रहा है भाई, इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है भाई, रोटेटरी मोशन कर रहा है, हमने मान ली कर रहा है। Now the tire of a car is moving in a circular situation. It will be cover the, अब आपसे क्वेश्चन ये, it will be cover the angular displacement or tangential displacement। वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा या टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो बच्चा मुझे झट से बताएगा, सर जी आप हमें भुला रहे हैं, हम भूलने वाले नहीं हैं। ये देखें, अगर वो मूव कर रहा है, अगर वो मूव कर रहा है तो करता रहे, लेकिन ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कैसे कवर कर रहा है भाई, लीनियर कवर कर रहा है। कौन सा वाला कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो सर्कुलर है, ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो क्या है, सर्कुलर, लेकिन ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कौन सा वाला कर रहा है जी, लीनियर कवर कर रहा है। तो मतलब इन अ सर्कुलर मोशन, in a circular motion of a car tire, it will cover the tangential distance, translational distance, linear distance। पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए जी, I hope this topic will be clear to all of you।